हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो है प्रश्नों पर आधारित। ठीक है, इसमें टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से जो भी परीक्षा देना चाहते हैं, या नेट की या फिर केबीएस या डी ट्रिपल एसएसबी, जो भी सारी शिक्षा से परीक्षा देना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें फंसेंगे। आने वाली परीक्षा में भी इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, और पिछली परीक्षाओं में भी इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक अगर मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो, लाइक कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है, समान अनुकूलन सिंड्रोम के अनुसार तनाव के प्रति प्रतिक्रिया के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है? सिंड्रोम के अनुसार तनाव के प्रति प्रतिक्रिया 3 चरण कौन से हैं इसके? अलार्म, प्रतिरोधन, थकावट, प्रतिरोध, अलार्म, उत्साह, थकावट, उत्साह, अलार्म, प्रतिरोध, थकावट, उत्साह। कौन से होंगे इसके 3 चरण? तो 3 चरण जो हैं वो हैं आपके कौन से? पहला होगा अलार्म, फिर होगा प्रतिरोध, और फिर होगा थकावट। ठीक है, ये है तनाव के प्रति, तनाव के प्रतिक्रिया। ठीक है, 3 चरण है ये। पहला, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें 1 मिनट में ली गई श्वास की हवा की मात्रा हल्की गतिविधियों के दौरान होती है। क्या है इसमें, क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? 1 मिनट में ली गई सांस की हवा की मात्रा हल्की गतिविधियों के दौरान होगी। हल्की गतिविधियों के दौरान कितनी होगी? 8 लीटर होगी, 10 लीटर होगी, 12 लीटर होगी, या 18 लीटर होगी? कितनी होगी? तो इसमें होगा जो है दूसरे का होगा आपका सी, यानी 12 लीटर सांस। कितनी होगी? 12 लीटर। 1 मिनट में ली गई सांस हवा की मात्रा की गतिविधियों के दौरान कितने लीटर? 12 लीटर। 1 मिनट में कितने लीटर ली जाती है? 12 लीटर सांस ली जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मोच आए हुए टखने का तुरंत लक्षण होता है। एक मोच आए हुए टखने का तुरंत लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है तुरंत? देखिए इसमें क्या है? डिसलेक्शन होता है, ओडेमा होता है, रक्त का बहना होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। क्या होता है इसमें? एक मोच के आए हुए टखने में तुरंत लक्षण, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो तीसरे का आपका होगा वी। तीसरे का क्या होगा? तीसरे का बी होगा। इसमें क्या है? ओमेडा। एक मोच हुए आए टखने का तुरंत लक्षण होता है क्या? ओमेडा। ओडेमा, ओडेमा। ठीक। पहले 72 घंटे में चोट या पीड़ादायक स्थान पर 1 घंटे में कितने मिनट के लिए बर्फ़ के ठंडे पैक का प्रयोग किया जाता है? ठीक। पहले 72 घंटे अगर आपको चोट लगती है तो उसकी के 1 घंटे में कितनी मिनट के लिए बर्फ़ की सिकाई की जाएगी, उसकी बारे में बात हो रही है। ये 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, 15 मिनट तक, या 20 मिनट तक? तो चौथे का होगा ये, यानी 10 मिनट तक हम लोग उसकी सिकाई करेंगे पहले 72 घंटे में, बाद में नहीं करनी है। 72 घंटे तक ही बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। जैविक वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग कितनी ऊर्जा पैदा करता है? जैविक वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग कितनी ऊर्जा पैदा करता है यदि उसकी गतिविधि 1 घंटे के लिए निरंतर चलती रहे? अगर 1 घंटे तक वो लगातार कार्य कर रहा है तो क्या, कितनी ऊर्जा निकालेगा वो? कितनी ऊर्जा पैदा करेगा? 100 वाट, 500 वाट, 1000 वाट, या 10,000 वाट? तो पाँचवें का आपका होगा सी, यानी 1000 वाट ऊर्जा वो पैदा करेगा। अगला देखिए, खेल प्रशिक्षण द्वारा प्रदर्शन के निम्नलिखित कौन से तत्व बहुत कम प्रभावित होते हैं? इसमें क्या है? खेल प्रशिक्षण द्वारा प्रदर्शन के निम्नलिखित कौन से तत्व बहुत कम प्रभावित होते हैं? बहुत कम प्रभावित कौन से हैं? कौशल का स्तर, शारीरिक अनुकूलन, प्रतिक्रिया समय, या गतिविधि समय? छठे का आपका होगा सी, ये है प्रतिक्रिया समय। क्या है? प्रतिक्रिया समय। खेल प्रशिक्षण द्वारा प्रदर्शन के निम्नलिखित कौन से तत्व बहुत कम प्रभावित होते हैं? प्रतिक्रिया समय। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक रूप में एक मनुष्य के हृदय से नीली व्हेल का हृदय कितना अधिक वजन रखता है? एक तुलनात्मक रूप में एक मनुष्य के हृदय से
नीली व्हेल का हृदय कितनी अधिक वजन रखता है। यानी नीली व्हेल जो मछली होती है उसके बारे में बात हो रही है कि मनुष्य की तुलना में उसका हृदय कितना वजन अधिक होता है उसमें, 100 किलो, 500 किलो, 900 किलो या 700 किलो। तो सातवें का जो होगा वो होगा आपका डी, यानी 700 किलो होगा। उसका वजन कितना होता है, उसका टनों में वजन होता है तो उसका किलो जो होगा वो 700 किलो होगा। कितना, एक मनुष्य के हृदय से, यानी मनुष्य के हृदय से जो व्हेल मछली होती है उसका हृदय कितना अधिक वजनदार होता है, तो वो होता है 700 किलो अधिक। अगला देखिए, एक 70 किलो के स्वस्थ व्यक्ति में की विश्राम की स्थिति को स्ट्रोक मात्रा प्रति मिनट होती है। एक 70 किलो के स्वस्थ व्यक्ति की विश्राम की स्थिति में स्ट्रोक मात्रा कितनी होती है, 60 ml, 65 ml, 70 ml या 80 ml। तो 80 का होगा आपका सी, यानी 70 ml होती है। कितनी होती है, 70 ml होती है उसकी क्या है, विश्राम स्थिति में स्ट्रोक मात्रा प्रति मिनट की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के शरीर पर ड्यूरेटिक मूत्रवर्धक का एक प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति के शरीर पर ड्यूरेटिक मूत्रवर्धक का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, वजन बढ़ाने का कारण बनेगा, मूत्र प्रवाह को कम कर देगा, मांसपेशियां रेशों में वृद्धि करेगा, मूत्र प्रवाह को बढ़ा देगा। तो 9 का आपका होगा डी, ये क्या करेगा, मूत्र प्रवाह को बढ़ा देता है। क्या करता है, मूत्र प्रवाह को बढ़ा देता है। ठीक है। अगला देखिए, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दिल रिदमिक तालबद्ध तरीके से धड़क रहा है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दिल रिदमिक तालबद्ध तरीके से धड़क रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ ही मिनटों में गिरने वाले हो, दिल का दौरा पड़ने वाला है, एक अनियमित पल्स होना। क्या होता है इसमें, इसके लक्षण। तो ये क्या है, हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। क्या है, हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है ये। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दिल रिदमिक तालबद्ध तरीके से धड़क रहा है तो। अगला देखिए, रेड ब्लड सेल का जन्म स्थान बोन मेरू रज्जु में होता है। इसकी मृत्यु स्थान कहाँ, मतलब इसका जन्म तो होता है मेरू रज्जु में, इसका मृत्यु कहाँ पर होती है, ये पूछा गया है। आरबीसी का, इसकी आरबीसी की मृत्यु जो है वो कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है, प्लीहा में होती है, बड़ी आंत में होती है या मेरुदंड में होती है। तो इसका जो जाकर इसका जो मृत्यु होती है वो होती है आपकी प्लीहा में। कितनी, कहाँ पर होती है, प्लीहा में। और ये क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आ भी सकता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो वो क्या होता है, प्लीहा। ठीक। अगर समय पूछ लिया जाए कितने समय में ये नष्ट होता है, तो 120 दिन में। कितने, 120 दिन में जो है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की बात हो जाए डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 4 से 5 दिन। कितना होता है, 4 से 5 दिन। ठीक है। अगला देख लिए, मांसपेशी गतिविधि पूर्ण रूप से निर्भर करती है। मांसपेशी गतिविधि पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है, ये देखिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, तंत्रिका नाड़ी और रक्त की आपूर्ति पर, पर्यावरणीय उत्तेजना पर, पोषक पदार्थों के सेवन पर। किस पर करती है, तो 12 का होगा आपका बी, किस पर करती है, तंत्रिका नाड़ी और रक्त की आपूर्ति पर। ठीक है, ये निर्भर करती है। एरोबिक और एनारोबिक सहन क्षमता की आवश्यकता व्यक्ति की किस जरूरत के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, एरोबिक और एनारोबिक सहन क्षमता की आवश्यकता व्यक्ति की किस जरूरत पर निर्भर है, चुने हुए खेल पर या सोमाटो टाइप, शरीर के प्रकार, प्रशिक्षण भार या उम्र। किस पर निर्भर है ये, तो 13 का ये होगा आपका ए, ये है चुने हुए खेल पर निर्भर है। क्या है, ये चुने हुए खेल पर निर्भर है इसका। अगला देखिए, मस्तिष्क दिमाग के बस जीवित रहने के लिए ऊर्जा की खपत कैलोरी प्रति मिनट होगी। मस्तिष्क दिमाग के बस जीवित रहने के लिए ऊर्जा की खपत कैलोरी प्रति मिनट होगी। क्या होगी, 1 कैलोरी,
0.18 कैलोरी, 0.5 कैलोरी, 1.3 कैलोरी। कितनी होगी? तो 14 का होगा आपका बी। इसकी कैलोरी होगी 0.18 कैलोरी। ठीक है। मस्तिष्क या दिमाग के बस जीवित रहने के लिए ऊर्जा की खपत कैलोरी कितनी मिनट है? 0.18 कैलोरी। 15वां क्वेश्चन देखिए, सही तरीके से गरमाने और शीतलन कूलिंग डाउन व्यायाम खिलाड़ी की मदद करते हैं। क्या करते हैं? सही तरीके से गरमाने और शीतलन व्यायाम खिलाड़ी को मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? प्रदर्शन कौशल में बढ़ाने में, बीमार होने से बचाने में, शरीर और दिमाग को आरामदायक स्थिति में रखने में, चोटी से बचाने और प्रदर्शन बढ़ाने में। तो 15 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? 15 का होगा डी। कौन सा होगा 15 का? 15 का होगा डी, चोटी से बचाने। चोटी नहीं, चोटों से, चोटी से बचाने में और प्रदर्शन बढ़ाने में, यानी चोटों से होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चोटों से होगा। ठीक है, चोटों से बचाने और प्रदर्शन को बढ़ाने में। ठीक है, ये वाला होगा। अगला देखिए, एक लीटर रक्त में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा घुल जाती है? एक लीटर रक्त में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा घुल जाती है? 206 सीसी, 500 सीसी, 700 सीसी या 900 सीसी। तो 16 का आपका होगा ए। 16 का क्या होगा? यानी 206 सीसी। कितनी? 206 सीसी मात्रा जो है वो ऑक्सीजन की 1 लीटर जो ब्लड होता है उसमें घुल जाती है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, आराम की स्थिति सांस के रूप में ली गई हवा की 1 मिनट की मात्रा मनसों में लीटर प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 3 से 5 लीटर या 4 से 6 लीटर, 5 से 8 लीटर या 10 लीटर से अधिक। आराम की स्थिति में जो हवा ली गई है उसके बारे में बात की रही है। आराम की स्थिति में जो सांस ले रहे हैं उसमें हवा की मात्रा प्रति मिनट कितनी होगी? कै लीटर होगी? तो 17 का जो होगा वो होगा आपका ए, यानी 3 से लेकर 5 लीटर तक होती है वो आराम की स्थिति में। अगला देखिए आपका, तेज़ी से झटकने वाली मांसपेशियां तेज़ी से थकान की स्थिति में आती हैं। शक्तिशाली फटने की जगह गतिविधि का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे कि तेज़ दौड़, लंबी दूरी की दौड़, क्रॉस कंट्री दौड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का जो होगा वो होगा आपका ए, यानी तेज़ से दौड़ने पर। क्या है? तेज़ी से दौड़ने में क्या है? तेज़ से फटकने वाली मांसपेशियाँ तेज़ी से थकान की स्थिति में आती हैं। शक्तिशाली फटने की तरह गतिविधि का प्रयोग होता है तेज़ दौड़ में। ठीक है, तेज़ दौड़ में इसका उपयोग होता है। अगला देखिए, जो नलिकाएं जिगर का ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर जाती हैं, जो नलिकाएं जिगर का ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेनल कहेंगे, गैस्ट्रिक कहेंगे या इलियक कहेंगे। तो 19 का आपका कौन सा होगा? इलियक है। और चौथा कौन सा है? हेप्टिक। तो उसे कहेंगे हेप्टिक। कैसे, क्या कहते हैं उसे हेप्टिक कहते हैं। अगला देखिए, शरीर रचना विज्ञान की भाषा में हृदय की मांसपेशी को कहते हैं। शरीर रचना विज्ञान की भाषा में हृदय की मांसपेशी को कहते हैं। शरीर रचना विज्ञान की भाषा में हृदय की मांसपेशी को कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एपिथेलियम या एंटीकार्डियम। शरीर रचना विज्ञान की भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहेंगे? 20 का कौन सा होगा? तो 20 का होगा ए, इसे मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। किसकी? हृदय की मांसपेशी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, यदि गंभीर चोट की देखभाल में क्रायोथेरेपी का उपयोग हो तो क्या प्रभावित प्राथमिक लाभ होगा? यदि गंभीर चोट की देखरेख में क्रायोथेरेपी का उपयोग हो तो प्राथमिक लाभ क्या होगा?
दर्द नियंत्रण होगा, मांसपेशी धुरी या गतिविधि कम होगी, या फिर काल मेटाबॉलियम कम होगा, या लसिका ड्रेनेज। क्या होगा इसमें? तो 21 का जो होगा वो होगा सी। क्या होगा? काल मेटाबॉलियम कम होगा, बैलिसम। एक मात्र जीवित कोशिका जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी कौन सी जीवित कोशिका है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? कुछ एरोबिक जीवाणु हैं, कुछ एनारोबिक जीवाणु हैं, कुछ एरोबिक वायरस हैं, कुछ एरोबिक प्रोटोजोआ हैं। एकमात्र जीवित कोशिका जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो 22 का होगा बी। इसमें कुछ एनारोबिक जीवाणु, कुछ एनारोबिक जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। मायोग्लोबिन नहीं पाया जाता। मायोग्लोबिन किस में नहीं पाया जाता? कोमल मांसपेशियों में, अनैच्छिक मांसपेशियों में, या स्वैच्छिक या ऐच्छिक मांसपेशियों में, ए और सी दोनों में। 23 का होगा ए, कोमल मांसपेशियों में। मायोग्लोबिक जो है कोमल मांसपेशियों में नहीं पाया जाता। क्या है? नहीं पाया जाता। अरे देखिए, अगर एक व्यक्ति को सार्वभौमिक यूनिवर्सल रक्तदान माना जाता है तो उस व्यक्ति का संबंध किस रक्त समूह से है? अगर एक व्यक्ति को सार्वभौमिक यूनिवर्सल रक्तदाता माना जाता है तो उस व्यक्ति का संबंध किस रक्त से समूह से होता है? सार्वभौमिक यूनिवर्सल रक्तदाता के रूप में माना जाता है, तो वो क्या होगा? उसका होगा संबंध ओ से। क्या होता है? ओ से होगा। 24 का कौन सा होगा? बी। यानी ओ जो है सर्वदाता होता है और ए बी जो है सर्वग्राही होता है। इसका ध्यान रखना है, ये सर्वदाता है और ये सर्वग्राही है। ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता। ठीक। अगला देखिए, स्टार्च को, माल्टोज और ग्लूकोज को तोड़ने वाले पाचक एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? एमाइलेज या लीपेज या पेप्टोन या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने वाला पाचक एंजाइम कौन सा है? तो 25 का होगा ए, ये है इमाइलेज। इमाइलेज जो है वो एंजाइम क्या है? आपके ग्लूकोज को तोड़ करके किसमें आपको स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, या स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है इमाइलेज एंजाइम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हेपरिन का प्रयोग चिकित्सकीय रूप में किसके विलंब के लिए होता है? हेपरिन का प्रयोग चिकित्सकीय रूप में किसके विलंब के लिए होता है? रक्त उत्पाद के लिए, रक्त का पतला होने के लिए, रक्त प्रवाह में, उपरोक्त में से नहीं। तो 26 का जो होगा वो होगा बी, रक्त के पतला होने से। रक्त के पतला होने से इसका संबंध। एटीपी को पुनः पैदा करने की प्रक्रिया को कौन सा एंजाइम शुरू करता है? एटीपी को पुनः पैदा करने की प्रक्रिया को कौन सा एंजाइम शुरू करता है? तो 27 का होगा बी। कौन सा होगा? क्रिएटिन फास्फोकाइनेज। ठीक है। एटीपी को पुनः पैदा करने की प्रक्रिया को कौन एंजाइम शुरू करता है? 28, निम्नलिखित में से कौन से तौर तरीके में ऊतकों में सबसे अधिक गहराई से प्रवेश करने की क्षमता होती है? कौन से ऊतक है जिनमें सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करने की क्षमता होती है? गर्म भंवर, या नम गर्मी पैक, या हीट पैक, या स्टोर्ड वेब डेथेमरी। कौन सा होगा इसका? 28 का जो होगा वो होगा आपका डी। ठीक है। 29 वाला क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन है। 29वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विपरीत संकेत देती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विपरीत संकेत देती है के प्रयोग के लिए? विपरीत संकेत देती है पैराफिन बात के लिए। त्वचा की स्थिति, गति की कोई सीमा नहीं, या कैरोनाइस स्थिति,
चिरोनाइस स्थिति या दर्द, क्या होगा 29 का? तो 29 का जो होगा वो होगा आपका ए, त्वचा की स्थिति। यदि एक मांसपेशी जोरदार व्यायाम के बाद घायल हो जाती है, यदि एक मांसपेशी जोरदार व्यायाम के बाद घायल हो जाती है तो व्यक्ति को कितने समय के पश्चात दोबारा व्यायाम करना चाहिए? अगर मांसपेशी क्या है जोरदार व्यायाम करने के बाद घायल हो जाती है तो दोबारा से व्यायाम कब करेंगे? 48 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में या 12 घंटे में? 30 का हो गया, 48 घंटे बाद हम कर सकते हैं व्यायाम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति रंग पहचानने की समस्या से पीड़ित अधिकतर किन दो रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता? एक व्यक्ति क्या है जो रंग को पहचानने में असमर्थ है, ठीक है, या रंग को पहचान नहीं पाता है। उसमें से दो रंग ऐसे होते हैं जिनको वो नहीं पहचान पाता, पीला और लाल, लाल और हरा, नीला और लाल, हरा और पीला। तो 31 का जो होगा वो कौन सा होगा? 31 का जो आपका होगा वो होगा आपका बी वाला। कौन सा होगा 31 का? बी। लाल और हरे को वो पहचान नहीं पाता है, जिसको क्या है वर्णांता जो एक होता है, मतलब वर्णांता जिसे कहते हैं रोग होता है, वह लाल और नीला नहीं पहचान पाता, वो लाल और हरा, लाल हरे को नहीं पहचान पाता, ठीक है। रक्त ऑक्सीजन युक्त कहाँ होता है? रक्त में ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? मांसपेशियों में, तंत्रिकाओं में, हृदय में या फेफड़ों में? रक्त ऑक्सीजन युक्त जो होता है वो होता है आपका फेफड़ों में। नहीं, रक्त में जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ मिलती है? आपकी फेफड़ों में बनती है जाके। अगला देखिए, व्यायाम शरीर क्रिया वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि सभी तेज धावक और लंबी दूरी के धावक दौड़ने में इस अंग के साथ क्या किस अंग के साथ? फेफड़े, मांसपेशियों या हृदय और पैर, ठीक है। क्या होगा इसका? 33 का होगा सी, क्या होगा? हृदय। व्यायाम शरीर क्रिया वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि सभी तेज धावक और लंबी दूरी के धावक दौड़ते हैं इस अंग के साथ। किसके साथ दौड़ते हैं वो? हृदय के साथ। किसके? हृदय। गर्म और ठंडे उपचार का शारीरिक प्रभाव पड़ने का क्या कारण है? गर्म और ठंडे उपचार का शारीरिक प्रभाव क्या पड़ने का कारण है? चिकित्सा स्थिति, रासायनिक मध्यस्थ, शरीर को साधनों के तापमान में समायोजित करने का प्रयास, प्रतिकोशिका। 34 का सी होगा, शरीर के साधनों के तापमान में समायोजित करने का प्रयास ये पाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट वेव डायथर्मी देने के दौरान उच्च आवृत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है किस क्रिया के द्वारा? किस क्रिया के द्वारा ये बदल जाती है? तो संवहन के द्वारा, परिवर्तन के द्वारा, संवाहकत्व के द्वारा या संग्रहण के द्वारा? तो 35 का जो होगा वो होगा बी, ठीक है, संपरिवर्तन के द्वारा। शरीर में इस पदार्थ की कमी की स्थिति हो जाती है। शरीर में इस पदार्थ की कमी से एनीमिया की स्थिति हो जाती है। एनीमिया की कमी किससे होती है? रक्त प्लाज्मा की, हीमोग्लोबिन की, ब्लड शुगर की या ब्लड प्लेटलेट्स की। तो एनीमिया जो होती है किसकी कमी से होती है? वो होती है आपकी हीमोग्लोबिन की। किसकी? हीमोग्लोबिन की। 36 का आपका होगा बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी वेन फुफ्फुसीय सिरा रक्त को कहाँ ले जाता है? पल्मोनरी धमनी कह सकते हैं इसको, कहाँ पर लेकर जाती है? फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी सिरा जो है कहाँ लेकर के जाता है रक्त को? गाल ब्लेडर या पित्ताशय, किडनी या गुर्दा को, लंग्स या फेफड़े से या हार्ट हृदय से? कहाँ कर लेकर जाता है ये पल्मोनरी जो सिरा होता है वो किधर को लेकर जाता है रक्त के लिए? तो 37 का जो होगा वो होगा आपका डी। कहाँ से लेकर जाता है ये? पल्मोनरी जो होती है ये हृदय से लेकर के जाती है। कहाँ से? पल्मोनरी सिरा मतलब हृदय से, ये शुद्ध हृदय से लेकर के जाती है शरीर में।
शरीर के लिए, ठीक है, हृदय से शरीर को लेकर जाता है ये सिरा। अगला देखिए, अगला है डेंड्राइट का कार्य है। डेंड्राइट का कार्य है आवेगों संदेशों को दूसरे न्यूरॉन्स से इकट्ठा करना और उसको आगे बढ़ाती है। आगे क्या बढ़ाती है? रीढ़ की हड्डी को की ओर, हृदय की ओर, तंत्रिका नाड़ी की ओर और दिमाग की ओर। किसकी ओर बढ़ाती है ये? तो 38 का जो होगा, 38 का आपका होगा कौन सा? 38 का होगा ये रीढ़ की हड्डी की ओर। कहाँ बढ़ाती है? रीढ़ की हड्डी की ओर। अगले देखिए क्या है, एकमात्र आंतरिक अंग जहाँ पर शराब को कैपाइलेरस या कोशिकाओं में सीख लिया जाता है, खींच लिया जाता है, सीख लिया जाता है। प्लिया में, छोटी आंत में, अमाशय में या लीवर में। शराब को कहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक, कौन सी कोशिका में? प्लिया में, छोटी आंत में, अमाशय में या लीवर में। तो 39 का होगा आपका बी, छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में इसको अवशोषित कर लिया जाता है शराब के लिए, ठीक। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? चेहरे की धमनी, महाधमनी, जांघ की धमनी या आंतरिक मन्या धमनी। तो मनुष्य के अंदर की सबसे बड़ी धमनी जो है वो कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी किसे कहेंगे? तो 40 का जो होगा आपका बी होगा, ये सब महाधमनी कहते हैं। किसको कहते हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन, वयस्क मानव हृदय लगभग कितना रक्त पंप करता है? वयस्क, एक मनुष्य वयस्क है, उसका जो हृदय है वो रक्त पंप करता है। कितना रक्त जो है प्रत्येक धड़कन में, यानी एक धड़कन में कितना रक्त वो पंपिंग करेगा? 30 से 40 ml, 40 से 50 ml, 50 से 60 ml या 60 से 90 ml। तो आपका ये 41 का होगा डी, यानी 60 से लेकर 90 ml तक एक बार में पंप करेगा वयस्क व्यक्ति का हृदय। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन है, मांसपेशी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मांसपेशी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन, जल, कार्बनिक नमक या कार्बोहाइड्रेट। तो 42 का जो होगा बी होगा, यानी जल। सबसे अधिक क्या पाया जाता है मांसपेशियों में? जल पाया जाता है। पल्मोनरी यानी फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को किससे प्राप्त करती है? किससे प्राप्त करेगी ये? पल्मोनरी सिरा की बात हो रही है, किससे प्राप्त करेगी ये? कौन सा? ऑक्सीजन युक्त रक्त। फेफड़े से, हृदय से या लीवर जिगर से या गाल ब्लेडर पित्ताशय से। तो 43 का आपका होगा ये कहाँ से प्राप्त करेगी? ये फेफड़े से प्राप्त करती है। और कहाँ लेकर के जाती है? फेफड़े से प्राप्त करके ये पहुँचाती है आपको दिल में फिर से, ठीक है। जैसे ये देखो दिल है, दिल को 4 कंपार्ट में बांटेंगे। ये जो लेकर के जाएगी कहाँ? फेफड़े से जो आएगा, फेफड़े से जो रक्त आएगा वो इसमें आएगा, बाएं आलिंद में। ये है दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये है बायां निलय, ये है दायां निलय। तो पहले जो फेफड़ों में रक्त आएगा शुद्ध होकर के वो इसमें आएगा, और इसके बाद इसमें बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय से क्या है संपूर्ण शरीर में जाकर के फैल जाएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है। तो इसमें क्या है, फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को किससे प्राप्त करता है? तो ये फेफड़े से शुद्ध होकर के इसमें आता है। फिर से हमारा कहाँ आता है? आपका इसी में आता है, हार्ट में, ठीक। मुख्य पल्मोनरी आर्टेरी, फुफ्फुस सिरा, धमनी की बात हो रही है। ऑक्सीजन रहित रक्त को किससे इकट्ठा करके फेफड़े की ओर ले जाती है? तो ये देखो, अब ये सिरा की बात, धमनी, फुफ्फुस यानी पल्मोनरी धमनी की बात आ गई। पल्मोनरी धमनी जो है वो कहाँ पर लेकर के जा रही है आपके? किसके लिए? रक्त के लिए। कहाँ से इकट्ठा करके? फेफड़ों के लिए जो ले जाती, कौन सी? मांसपेशियों से, दिमाग से, हृदय से। तो ये हृदय से लेकर के जाती है। ये देख लीजिए, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। क्या है? मान लीजिए ये देखिए हृदय है हमारा, ठीक। ये हमारा हो गया हृदय। हृदय के हो गए 4 चैम्बर। ये आपका दायां आलिंद हो गया, ये दायां, ये बायां आलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, ये बायां निलय हो गया, ठीक है। तो ये जो फुफ्फुस जो सिरा है ये वाला,
ठीक है, यानी पल्मोनरी जो धमनी है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे ये दोनों फेफड़े हैं, यहाँ पर ये देख लंग्स हैं, तो ये जो पल्मोनरी धमनी है वो यहाँ, ये इसको पल्मोनरी, ये क्या है, फेफड़ों को लेकर के जाती है। यहाँ से कहाँ से लेकर के जाएगी, यानी दाएं आलिंद से, वो दाएं आलिंद, दाएं निलय से लेकर कहाँ जा रही है, फेफड़ों में। तो इसी की बात हो रही है, इस धमनी की। इस धमनी को कहते हैं क्या है, फुफ्फुसरा धमनी या फिर पल्मोनरी धमनी। ठीक है, जो कि क्या है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लेकर के जाती है, और जो पल्मोनरी सिरा होती है वो शुद्ध कर करके क्या है, हमारे बाएं आलिंद में लेकर के जाती है। ठीक, और यहाँ से फिर ब्लड यहाँ आता है, और यहाँ से फिर हमारे संपूर्ण शरीर में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रंथि कहलाती हैं, ग्रंथि क्या कहलाती है, पिट्यूटरी, थायराइड या पैराथायरॉयड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 का आपका कौन सा होगा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, किस ग्रंथि में योग्यता पाई जाती है, किस ग्रंथि में योग्यता पाई जाती है कि वो ग्रंथि हार्मोन्स को सीधे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट्स स्रावित करती है। किस ग्रंथि में योग्यता पाई जाती है कि वो ग्रंथि हार्मोन्स को सीधे ब्लड स्ट्रीम सीक्रेट्स स्रावित करती है। कहाँ करती है ये, पैराथायराइड में या पिट्यूटरी में, थायराइड में या सेक्स ग्रंथि में। तो 46 का आपका होगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसको पैनक्रियास या अग्नाशय स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन जो है पैनक्रियास या अग्नाशय स्रावित करता है इसमें, इंसुलिन को, थायरोकिलिस को या वृद्धि हार्मोन्स को, उपरोक्त में से कोई नहीं। 47 का होगा ये, इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन इसे स्रावित करता है, किसको, पैनक्रियास जो होती है या अग्नाशय होता है उसे इंसुलिन स्रावित करती है। निम्नलिखित में से हार्मोन्स में से किसको पैनक्रियास यानी अग्नाशय स्रावित करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है, पैनक्रियास किसको करेगी, इंसुलिन को स्रावित। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हार्मोन्स में से किस हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित करती है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि किसको स्रावित कर रही है, इंसुलिन को या थायरोइड्स को, वृद्धि हार्मोन्स को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 का जो होगा वो होगा सी, यानी वृद्धि हार्मोन्स को कौन स्रावित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये आपकी दिमाग में पाई जाती है, सिर में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अब क्या है, निलय और आलिंद के विश्राम की स्थिति को कहते हैं। निलय और आलिंद के विश्राम की स्थिति को कहते हैं, क्या कहेंगे, संकुचन कहेंगे, अनुशीतलन कहेंगे, ए और बी दोनों कहेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी हृदय संकुचित होता है या अथिसलित होता है, उस समय की जो बीच की जो स्थिति होगी वो आराम वाली, उसके बारे में पूछा जा रहा है, जब हृदय आराम करता है। तो 49 का जो होगा बी, क्या होगी उसकी, अनुशीतलन। क्या होगा वो, अनुशीतलन होगा। अनुशीतलन स्थिति क्या है आपकी, जो है विश्राम की स्थिति होगी आपकी निलय की और आलिंद की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निलय और आलिंद के विश्राम की स्थिति को कहते हैं अनुशीतलन। शरीर के आंतरिक वातावरण का मुख्य सूचक होता है। शरीर के आंतरिक वातावरण का मुख्य सूचक कौन सा है, हाइपोथैलम, अधा सचेतन, गोट्स, जनन ग्रंथि, लीवर या किडनी। 50 का जो आपका होगा वो होगा आपका कौन सा, 50 का होता है ए। कौन सा होता है, ए, पाई पोथेलेमस अधा सचेतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन्स में से हार्मोन्स को थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। क्या है, निम्नलिखित हार्मोन्सों में से किस हार्मोन्स को थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है, इंसुलिन को, थायरोसिस को, वृद्धि हार्मोन्स को, उपरोक्त में से कोई नहीं। 51 का होगा बी, क्या है, थायरोरिक्स को, थायरोक्सिन को क्या है, थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। अगला देखिए, अगला है पैराफिन बॉक्स। मोम सफ़ेद रंग का या रंग विहीन होता है। यह कमरे के तापमान पर ठोस होता है और लगभग कितने
तापमान पर पिघलना शुरू कर देता है। यह मोम की बात हो रही, कितने डिग्री पर ये पिघलना चालू कर देगा। तो 52 का जो होगा वो कौन सा होगा, 52 का होगा डी, ये 37 डिग्री पर अपने आप पिघलना चालू कर देता है। अगले देखिए, थर्मोथेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है। थर्मोथेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है, गर्म चिकित्सा, बर्फ चिकित्सा, जल चिकित्सा या रेडिएशन विकिरण चिकित्सा। 53 का होगा ये, इसे गर्म चिकित्सा भी कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी मास कितनी मात्रा में स्केलेटल या कंकालीय मांसपेशियों में बना होता है, कितनी मात्रा में। तो 30 से 40%, 40 से 50%, या आपका 50 से 60 या 60 से 80। तो आपका कौन सा होगा, 54 का होगा ए, यानी ये 30 से 40%, कितना 30 से 40% ये क्या है, बॉडी मास बना हुआ होता है कंकालीय मांसपेशियों से। एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक लोड लगभग कितना होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोल लोड लगभग कितना होना चाहिए, 110, 100 से 110, 100 से 125, 100 से 120, 120 से 130। 55 का होता है बी, 100 से 125 mmHg होता है, ठीक है, सिस्टोलिक लोड लगभग। ठीक है, ये जो वीडियो वो शारीरिक, इसमें सारे क्वेश्चन क्या है, शरीर से संबंधित अधिक हैं। आप लोग ऐसा मत करना कि वीडियो बंद कर दो देखते हुए कि समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। ठीक है, लग रहा है कठिन, सरल नहीं बनता कभी पेपर। इस समय बहुत टफ कंपटीशन है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में से बनना है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वह जो दरिया दिली से पसीना बहाते हैं शरीर से अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। वह जो दरिया दिली से पसीना बहाते हैं शरीर से अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, क्या, शरीर द्रव, सोडियम और पोटेशियम, विटामिन ए और सी कार्बोहाइड्रेट। शरीर से क्या निकलता है उनके, बी, सोडियम और पोटेशियम। क्या, सोडियम और पोटेशियम वो शरीर से अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। अगला देखिए, एक ही जगह पर जॉगिंग मतलब एक जगह पर जॉगिंग करने से सभी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, सिवाय मतलब एक जगह आप रुक करके जॉगिंग कर रहे हो, ठीक, उससे और तो मांसपेशियां मजबूत होंगी, लेकिन ऐसी कौन सी होगी जो मजबूत नहीं होगी, उसके बारे में पूछा जा रहा है, सिवाय। ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी नहीं होगी। हैम स्ट्रिंग, कमज़ोर मांसपेशियां, कुछ मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सभी मांसपेशियां। तो क्या है, हैम स्ट्रिंग जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत नहीं होती हैं इससे। संदेशवाही कोशिकाएं जो आदेश को संकुचित मांसपेशी की ओर ले जाती हैं कहलाती हैं। क्या है, संदेश मांसवाही कोशिकाएं जो आदेश को संकुचित मांसपेशी की ओर ले जाती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं वो, लीवर, अक्षतंतु, पार्श्व तंतु या पित्ताशय। तो 59 का जो होगा बी होगा आपका, क्या कहते हैं इसे, अक्षतंतु कहते हैं। धीमी गति से संकुचित होने वाली मांसपेशियां मददगार होती हैं, यानी धीरे धीरे जो संकुचित होती हैं वो मांसपेशियां किसमें मददगार होती हैं, तेज धावक को, लंबी दूरी के धावक को, तैराक को या लंबी दूरी खिलाड़ी को। तो 60 का होगा बी, ये लंबी दूरी के धावक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगले देखिए, शरीर में निम्नलिखित में अंगों, क्या है, शरीर के निम्नलिखित अंगों में से वह अंग कौन सा है जो खाद्य पदार्थों और तरल पदार्थों को रोकता है फेफड़ों से गुजरने में, जीभ, ग्रसनी, या फिर आपकी कौन सी है, कंठस्थ या फिर कंठ नली। तो ये है आपका 61 का सी, कौन सा है, ये वाला, कंठस्थ छद। ठीक है, ये रोकती है आपको तली हुई चीज़ों को जाने से। निम्नलिखित में से कौन सी विधि गर्मी का हस्तांतरण करती है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि गर्मी का हस्तांतरण करती है, संवाहन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त में से सभी। तो 62 का होगा डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी तंतु ढके होते हैं। मांसपेशी तंतु ढके होते हैं एक पतली परत से, जिसको कहते हैं, मांसपेशी तंतु ढके होते हैं एक पतली परत से, जिसको कहते हैं क्या? सार्कोलेमा कहते हैं, वसा ऊतक कहते हैं, या सेल कैम्प कहते हैं, या मायोग्लोबिन कहते हैं। 63 का होगा ये, इसे कहते हैं क्या? सार्कोलेमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मसाल का निष्क्रिय रूप कौन सा है? मसाल का निष्क्रिय रूप कौन सा है? जॉगिंग, मसाज का पूछा जा रहा, मसाज का निष्क्रिय रूप कौन सा है? जॉगिंग, कैलिस्थेनिक, या मसाज, या योग। 64 का डी होगा, ये योग है। क्या है? योग, मसाज का निष्क्रिय रूप है। केंद्रीय स्नायु तंत्र निर्देशित करते हैं। केंद्रीय स्नायु तंत्र निर्देशित क्या करते हैं? बाहरी वातावरण परिवर्तन में, आंतरिक वातावरण परिवर्तन, बाहरी संदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। 65 का होगा ये, बाहरी वातावरण परिवर्तन। केंद्रीय स्नायु तंत्र जो निर्देशित करते हैं वो बाहरी वातावरण परिवर्तन को निर्देशित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको सबसे खराब माना जाता है मांसपेशियों के मामले में? सबको खराब किसको माना जाता है मांसपेशियों के मामले में? अनुप्रयोग को, कम उपयोग को, अधिक उपयोग को, या दुरुपयोग को? तो 66 का जो होगा वो डी होगा, यानी दुरुपयोग को सबसे खराब माना जाता है। नंगे पांव दौड़ने के कारण हो सकता है, नंगे पांव दौड़ने के कारण एथलीट को क्या हो सकता है? एस्कारियासिस हो सकता है, हुकबर्म हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, या ABSM हो सकता है। कौन सा रोग है ये? रोग पूछा जा रहा है, नंगे पैर घूमने से कौन सा होता है? 67 का बी, हुकबर्म। ये जिसको फीता कृमि भी कहते हैं, जो हाथों में होती फीता कृमि 3 से 4 मीटर की, उसकी बात हो रही है। नंगे पैरों से ये हो जाता है। और इसका वाहक पूछा जाए तो सुअर होता है। सभी संवेदी आवेशों की प्राप्ति संवेदी अंगों से होती है, किंतु सर्वप्रथम किस स्तर पर प्राप्ति होती है? सभी संवेदी आवेशों की प्राप्ति संवेदी अंगों से होती है, किंतु सर्वप्रथम किस स्तर पर प्राप्ति होती है? तो 68 का क्या होगा? ए, मेरुदंड, या अनुकंपी, या थाइपोथैलम, या ब्रेड स्टेम। तो ये होती है मेरुदंड वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय स्नायु तंत्र का तंत्र बना होता है। केंद्रीय स्नायु तंत्र का तंत्र किसका बना होता है? एक्सोनस और डेंड्राइट का, या न्यूरॉन्स और मस्तिष्क का, या कशेरुका का, स्तंभ का और पसलियों का, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का। 69 का होगा डी, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का बना हुआ होता है स्नायु तंत्र का तंत्र। एक घायल चोटिल खिलाड़ी के लिए ट्रेडमिल प्रशिक्षण का सुझाव दिया जाता है, जिसका उद्देश्य किसको सुधारने के में सहायक होगा? यानी ट्रेडमिल प्रशिक्षण जो है किसके सुधार के लिए आवश्यक होता है? गति की सीमा, मांसपेशी शक्ति, मांसपेशी सहन शक्ति, या शरीर की स्थिति। तो 70 का आपका होगा सी, मांसपेशी सहन शक्ति। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सभी तेज दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सभी तेज दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? पैरों की शक्ति, खिलाड़ियों के पैरों की लंबाई, धावक के हृदय का आकार, मांसपेशी फाइबर के गुणवत्ता और प्रचार। तो 71 का आपका होगा डी, मांसपेशी फाइबर की गुणवत्ता का प्रचार सभी तेज दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक है जिसमें ऊर्जा संयोजन की प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो एक है कोशिका द्रव, केंद्रक, कोशिका, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो 72 का आपका होगा डी, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन ओमेगा को तंत्रिका कोशिका शरीर की ओर ले जाने का कार्य करता है? तो 73 का कौन सा होगा? डेंड्राइटस, अंश तंतु, ए और दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा ए, क्या है? डेंड्राइट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ठंड की प्रगति का सही रूप है। निम्नलिखित में से ठंड की प्रगति का सही रूप कौन सा है? ठंड, सुन्न होना, चुभना, या फिर जलना। इसकी स्थिति बताइए कौन सी होगी सही स्थिति?
इसमें कोड दिए हुए हैं, कोड दिया हुआ है, ठीक है। 74 का कौन सा होगा? तो इसमें क्या है, पहले क्या होगा, पहले तो ठंड लगेगी आपको, क्या लगेगी? पहले लगेगी आपको ठंड। पहले क्या लगेगी? पहले ठंड लगेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या होगा? दूसरे नंबर पर चुभना। तीसरे नंबर पर क्या होगा? जलना। चौथे नंबर पर सुन्न होना, बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। पहले ठंड लगेगी, फिर कुछ चुभना, हल्का हल्का चुभन सी महसूस होगी, उसके बाद जलना जैसा महसूस होगा, उसके बाद सुन्न हो जाता है। तो इसका जो कोड होगा वो सी होगा। अब क्या है अगला देखिए, ताकत शक्ति की प्राप्ति होती है जब सुदृढ़ होती है। ताकत शक्ति की प्राप्ति होती है जब सुदृढ़ होती है। क्या क्या सुदृढ़ होती है जब ताकत की होती है? सार्कोप्लाज्म, सार्कोलिम्मा, या माइटोकॉन्ड्रिया, या मायोग्लोबिन। ताकत की स्थिति किससे पैदा होती है? तो 75 का आपका होगा बी, क्या है? सार्कोलिम्मा। त्वचा लगभग कितने पानी की मात्रा से बनी होती है? त्वचा कितने मात्रा से बनी होती है? 54%, 74%, 84 या 64%? तो 76 का क्या होगा? 76 का होगा डी आपका, 64% पानी से हमारी त्वचा बनी होती है। आराम की स्थिति में एक वयस्क का दिल 1 मिनट में कितनी धड़कन क्या है, धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? आराम की स्थिति की बात हो रही है। आराम की स्थिति में वयस्क का जो दिल है कितने 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 30 से 40, 50 से 60, 40 से 60, या 60 से 100? तो 77 का होगा डी, क्या है? 60 से 100 धड़कन धड़केगा आराम की स्थिति में। एक क्या है, किस प्रकार के प्राथमिक चिकित्सा का सुझाव दिया जाता है जब व्यक्ति हीट स्ट्रोक, लू लगना से पीड़ित होता है? यानी प्राथमिक उपचार के रूप में हम क्या कहेंगे, अगर किसी व्यक्ति को लू लग गई है, पीड़ित को चारों ओर से घेरना, पीड़ित को 1 गिलास ठंडा पानी देना, पीड़ित को अकेले छोड़ देना, पीड़ित को ठंडे स्थान पर लिटा देना। तो 78 का आपका डी होगा, यानी उस पीड़ित व्यक्ति को हम क्या करेंगे, ठंडे स्थान पर ले जाकर लिटा देंगे। रक्त की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? किडनी के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, लीवर के द्वारा, या अग्नाशय? रक्त की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो 79 का होगा ए, यानी किडनी द्वारा जो है रक्त की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। लगभग कितने प्रतिशत पानी के से मानव शरीर बनता है? मानव शरीर कितने प्रतिशत पानी से बनता है? 50, 60, 70 या 75? 80 का होगा बी, यानी 60% पानी मनुष्य के अंदर होता है। H मिटचेल के अनुसार दिमाग और दिल कितने प्रतिशत जल से बनते हैं? दिमाग और दिल कितने प्रतिशत से बनते हैं आपके? तो 81 का जो आपका होगा वो होगा सी, यानी 93% से। किससे बनते हैं? दिमाग और दिल हमारा कितने परसेंट पानी से बनता है? 93% से। फेफड़ों के निर्माण में कितने प्रतिशत जल का योगदान होता है? फेफड़ों के निर्माण में कितने परसेंट जल होता है? 63, 73, 93 या 83? तो 82 का जो होगा आपका वो होगा डी, यानी 83% फेफड़े के निर्माण में पानी होता है। मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियों के जोड़े पाए जाते हैं? 350, 320, 300 या 300 कितने? 250। तो मांसपेशियों के जो जोड़ों की बात हो रही, मांसपेशियों कितने जोड़े पाए जाते हैं हमारे शरीर में? तो यानी 83 का जो होगा वो बी होगा, 320। ठीक है, 320 दूनी 639 मांसपेशियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? कुल 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो आपका होगा बी सही। अगला देखिए, जब शरीर का कोई भी भाग किसी भी वस्तु से घर्षण करता है तो इसका परिणाम क्या होता है? अगर कोई भी शरीर हमारा क्या है, किसी चीज़ से घिस रहा है, या घर्षण करने का मतलब क्या है, यानी घिसट रहा है उससे, तो उसका परिणाम क्या होगा? चीरा या कटना, जलना का एहसास जो है, या झटका का एहसास, या खून का बहना। तो क्या है, जलन का एहसास होगा उससे। क्या होगा? हमारे जलन का एहसास होगा अगर शरीर हमारा कहीं घिस रहा है, घर्षण कर रहा है तो। स्टेज फ्रैक्चर होता है। स्टेज फ्रैक्चर क्या है?
85 का देखिए, स्टेज फ्रैक्चर क्या है? शरीर बहुत पहुंच जाता है प्रतिरोध तक, या ऑस्टियोक्लाट अस्थि शोधक और ऑस्टियोब्लाइट अस्थि कोरम बराबर हो। अस्थि कोरम और गतिविधि अधिक होती है अस्थि शोषक से, अस्थि शोषक गतिविधि अधिक होती है अस्थि कोरक से। तो स्ट्रेट फ्रैक्चर क्या चीज़ होती है? तो 85 का होगा सी, स्ट्रेट फ्रैक्चर ये चीज़ है। स्ट्रेट फ्रैक्चर क्या है? अस्थि कोरम और गतिविधि अधिक होती है अस्थि शोषक से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में लगभग कितनी कंकालीय मांसपेशियां पाई जाती हैं? कितनी कंकालीय मांसपेशियां? 500, 550, 580 या 600 से अधिक? तो 86 का आपका होगा डी, 600 से अधिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्रोनिक इंजीनियरिंग पुरानी चोटी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? पराबैंगनी किरणों द्वारा, या अवरक्त किरणों द्वारा, अल्ट्रासाइड द्वारा, या ए बी दोनों द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो आपका 87 का जो होगा डी, यानी ए और बी, यानी पराबैंगनी किरणों द्वारा और अवरक्त किरणों द्वारा क्या है? इंजरीज और पुरानी चोटों का इलाज किया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति में टेपिका वायुनली की लंबाई कितनी होती है? वायुनली की लंबाई पूछी जा रही, 15 से 20 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर, 12 से 15 सेंटीमीटर, या 10 से 12 सेंटीमीटर। तो आपका ये होगा 88 का होगा डी, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है किसकी? वायुनली। वायुनली की बात हो रही है यहाँ से, ये यहाँ से हमारे लंग्स ये चालू होते हैं ना, यहाँ हमारे ये फेफड़े बन के तैयार होते हैं, इधर भी फेफड़े बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ से लेकर गले से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसे कहते हैं, ठीक, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है वो। प्रति मिनट हवा की मात्रा जो सांस में लेते हैं उसको कहते हैं। हवा की मात्रा प्रति मिनट क्या कहलाती है जो सांस में लेते हैं हम? प्रति मिनट मात्रा, सांस की आरक्षित मात्रा, अवशिष्ट मात्रा, या श्वसन मिनट मात्रा। तो 89 का जो होगा डी, श्वसन मिनट मात्रा कहलाती है, वो 1 मिनट में ली गई श्वास। निम्नलिखित में से किसको गरमाना के एक सक्रिय रूप में देखा जाता है? किसको गरमाना के एक सक्रिय रूप में देखा जाता है? गर्म पानी स्नान, या डायाथर्मो, तेज मालिश, या कैलिस्थेनिक। तो 90 का जो आपका होगा डी, यानी कौन सा है? कैलिस्थेनिक्स। इसको क्या है? गरमाना भी कहते हैं। अगला देखिए क्या है, स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली निर्देशित करती है। स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली किसको निर्देशित करती है? बाहरी अंग को, आंतरिक अंग को, बाहरी वातावरण परिवर्तन को, या आंतरिक वातावरण परिवर्तन को। तो 91 का जो होगा वो आपका होगा डी, आंतरिक वातावरण परिवर्तन को। किसको? आंतरिक वातावरण परिवर्तन। 91 देखिए, एक्सोन अक्षतंतु का कार्य है कि आवेगों संदेशों को आगे खिसका देता है, हृदय की ओर, दिमाग की ओर, तंत्रिका नाड़ी की ओर, या तंत्रिका से दूर। तो 92 का होगा डी, तंत्रिका से दूर। किससे? तंत्रिका से दूर। मांसपेशियों के निर्माण में लगभग कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? मांसपेशियों कितने परसेंट पानी होता है? यानी 65% या 79% या 89 या 93। तो 93 का जो होगा बी, यानी 79% मांसपेशियों में क्या होता है? पानी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 94, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हम अपने हृदय की धड़कन महसूस कर सकते हैं? छाती, धमनी की तरफ, बेलन की तरफ, या फिर हथेली की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हम हृदय की धड़कन महसूस कर सकते हैं? 94 होगा बी, क्या है? धमनी की तरफ से। जो प्रोटीन उपस्थित के मैट्रिक्स में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रोटीन उपस्थिति के क्या है? मैट्रिक्स में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिन, केसीन, ओसिन, या कोडिन। तो 95 का आपका होगा बी, उसे केसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीन। साधारणतः चलने और व्यायाम के रूप में चलने में जो अंतर पाया जाता है
वह अंतर निर्भर करता है उसकी कठिनाई पर, मात्रा पर, तीव्रता पर या विविधता पर। तो 96 का सी होगा, ये तीव्रता पर निर्भर करता है उसके। निम्नलिखित सभी रुक रुक कर संपीड़न के प्रयोग का संकेत देते हैं सिवाय, यानी निम्नलिखित में से रुक कर संपीड़न का प्रयोग का संकेत देते हैं, लेकिन एक संकेत नहीं देता है इसमें। क्या है? शल्य चिकित्सा के बाद गहरी सांस या घनास्त्रारता का रोकथाम या डर्मेटाइटिस या फिर लिम्फेडमा। तो आपका 97 का जो होगा वो 97 का होगा सी। क्या है? डर्मेटाइटिस। क्या है इसका? डर्मेटाइटिस, तो त्वचा की सूजन। आपका अगला देखिए क्वेश्चन है आपका 98वां। एनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे रूप में प्रभावित करते हैं किसको? फेफड़े को, मांसपेशी को, हृदय को या दिमाग को। तो 98 का होगा बी, ये मांसपेशियों को सीधे प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से सभी को मसाज के प्रभाव से बदला सकता है सिवाय, निम्नलिखित में से सभी को मसाज के प्रभाव से बदला जा सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं बदल सकते। दर्द, लचीलापन, परिसंरचना या चयापचय। तो 99 का होगा बी, लचीलेपन को हम नहीं परिवर्तित कर सकते। 100वां क्वेश्चन देखिए आपका है, एक साधारण श्वास में ली गई और छोड़ी गई हवा की मात्रा फेफड़ों द्वारा कहलाती है। एक साधारण श्वास में ली गई और छोड़ी गई हवा की मात्रा फेफड़ों द्वारा कहलाती है। फेफड़ों की कुल क्षमता या टाइडल हवा मात्रा या श्वसन अनुपात या श्वसन प्रति मिनट। तो 100 का होगा आपका बी, क्या होगा? टाइडल हवा की मात्रा। ठीक है, ये सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन थे। मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो और जो पिछले वीडियो मेरी बन चुकी हैं वो भी आपको मिल सकें। धन्यवाद।